क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। आपके यहाँ पिछले वीडियो में बताया जा चुका कि हम केवल कीटोन को कैसे बनाते हैं, लेकिन और उस कीटोन में एक चीज़ था कि ओपेन आयर ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया थी जिसके द्वारा हमने एसीटोन को बनाया था। लेकिन उसके बाद उस वीडियो में कहीं ये नहीं बताया गया कि आप एरोमेटिक कीटोन को कैसे बनाते हैं। तो थोड़ा सा उसमें एक पॉइंट रह गया, इसलिए उसको डिक्टेट करना पड़ रहा है। उसके बनाने के लिए हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में या तो हम बेंजीन लेंगे C6H6, जिसको हम C6H5H भी लिख सकते हैं, ये बेंजीन होगी। और बेंजीन की क्रिया हम लोगों ने यहाँ पर CH3COCl अर्थात एसिटिल क्लोराइड से करानी पड़ती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में। और इसके लिए उत्प्रेरक लिया जाता है निर्जल AlCl3। इस प्रकार इस क्रिया में कन्फर्म है कि यहाँ हाइड्रोजन बेंजीन की जो है वो Cl के कांटेक्ट में आ जाती है, और CH3CO जो एसिटिल समूह बोला जाता है, इतने समूह को हम लोग एसिटिल समूह बोलते हैं, ये रिंग पर जाके अटैच हो जाता है। तो कंपाउंड जो इसमें बन जाएगा वो होगा इस प्रकार से। अब बेंजीन रिंग लीजिए और उस पर COCH3 ऐड कर दीजिए। इसको कहते हैं एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन नामक एक एरोमेटिक कीटोन बन गए। इसी प्रकार अगर कहीं मैंने बेंजीन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर को चेंज करके भी देखना चाहिए। इस बेंजीन को देखिए, इस प्रकार से अगर लिखा जाए तो ये भी बेंजीन मानी जाएगी। यहाँ पर जो हाइड्रोजन होती है वो तो हर कार्नर पर होती है, लेकिन मैंने एक कार्नर पे शो किया कि हाइड्रोजन है। और इसकी क्रिया अगर कहीं मैं C6H5COCl से करा दूं, जिसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड, तो बेंजाइल क्लोराइड से रिएक्शन उसी प्रकार से करना है निर्जल AlCl3 द्वारा। In the presence of anhydrous AlCl3, this hydrogen replaced by chlorine atom from benzyl chloride, and we get बेंजोफिनॉन। अब इस रिंग पर आ जाएगा CO6H5 कंपाउंड का नाम होगा बेंजोफिनॉन। अब यहाँ पर जो कंपाउंड वही फॉर्म हुआ था एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन, ये दोनों कंपाउंड एसिटोफिनॉन भी कुछ देर पहले फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में, ये दोनों वास्तव में एरोमेटिक कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन होते हैं। तो इस प्रकार से अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है कि ठीक है एलिफेटिक कीटोन को तो मैं बना सकता हूँ, चाहे वो एसिटिक एस्टर द्वारा मैंने बताया वहाँ से भी बनता है, ओपेन आयर ऑक्सीकरण द्वारा बना, लेकिन अगर मुझे कहीं एरोमेटिक कीटोन बनाना पड़े तो हम किस अभिक्रिया का सहारा लेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का। इस अभिक्रिया में इधर एसिटोफिनॉन बनता है और इधर बेंजोफिनॉन बन गया, और ये दोनों कहलाते हैं एरोमेटिक कीटोन। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो चीज कॉमन है वो है कार्बोनिल समूह का पाया जाना। एल्डिहाइड और कीटोन में जो चीजें कॉमन हुआ करती हैं वो है कार्बोनिल ग्रुप। तो आज हम देखेंगे कि नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह की प्रकृति।
कार्बोनिल समूह की प्रकृति क्या है, नेचर। अब कार्बोनिल समूह से हमारा मतलब कि इस ग्रुप से है, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप में कन्फर्म है कि एक सिग्मा, जहाँ पर दो बॉन्ड होते हैं एक पाई होगा और एक ही सिग्मा होता है, लेकिन जहाँ अकेला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड है। तो इस प्रकार से दो सिग्मा यहाँ एक सिग्मा यहाँ, अर्थात तो इस कार्बन पर जो संकरण होगा वो sp2 प्रकार का होगा, sp2 प्रकार का संकरण पाया जाएगा। अब अगर यहाँ पर की बात किया जाए तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, जिसको हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ऑक्सीजन में अगर 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिए, बचे इसके पास ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसी कहा जाएगा लोन पेयर, और लोन पेयर का अपना एक ऑर्बिटल होता है। और संकरण में स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन जिसको कहते हैं, उसमें हम ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो सिग्मा बॉन्ड भाग लेगा, एक लोन पेयर भाग ले सकता है संकरण में, पाई बंद कभी भी संकरण में भाग नहीं लेते। तो इस प्रकार से इस ऑक्सीजन परमाणु पर भी जो संकरण है वो sp2 प्रकार का है। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि कार्बोनिल समूह जो कि एल्डिहाइड में भी पाया जाता है, कीटोन में भी पाया जाता है, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पर कार्बन में sp2 प्रकार का संकरण होगा और ऑक्सीजन में भी पर्टिकुलर sp2 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। यहाँ पर अगर ये sp2 प्रकार का बंध हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कंफर्म है कि जो बॉन्ड एंगल होगा, बंध कोण, वो बंध कोण कितने का होगा, 120 अंश का होगा। और जो ज्यामिति संरचना होगी इसकी, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ज्यामिति संरचना, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा, समतल त्रिकोणीय होगा, प्लेनर ट्रायंगुलर, समतल त्रिकोणीय यानी प्लेनर ट्रायंगुलर होगा। तो ये चीजें जानना होगा कि अगर प्रकृति की बात की जाए तो इस प्रकार के, अब नेचर का मतलब हुआ कि इसमें जो पाई बंद होगा ये एक्चुअली पाई बंद का डिस्प्लेसमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर होता है, यानी पाई बंद के इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन की ओर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंपेयर टू कार्बन। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाता है तो ये पाई बंध का ये वियोजन हो जाएगा, टूट जाएगा, और इस पर लग जाएगा आंशिक धन और इस पर लग जाएगा आंशिक ऋण। तो अगर नेचर की बात की जाए तो कार्बोनिल ग्रुप आपका कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय, पोलर नेचर है, ध्रुवीय प्रकृति होती है। तो जब ये पूछा जाएगा कि कार्बोनिल समूह का नेचर कैसा होता है तो आंसर होगा पोलर नेचर, पोलर नेचर होगा, यानी ध्रुवीय प्रकृति होती है किसकी, कार्बोनिल समूह की। अब आइए हम इसके बाद चलें, एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुणों के बारे में देखा जाए। भौतिक गुण एक वीडियो में और रासायनिक गुण को एक वीडियो में निपटाया जाएगा। तो यहाँ पर अब एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण, हम लोग चलें फिजिकल प्रॉपर्टी का। एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण, एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण, भौतिक गुण के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुणों को हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है, रीडिंग वाइज फिजिकल स्टेट क्या है, फिजिकल
स्टेट क्या होती है इसकी। दूसरे हम देखेंगे कि इनमें गंध क्या कैसी होती है, स्मेल। तीसरी चीज हम इसमें देखेंगे कि एक्चुअली ये इनकी विलेयता क्या होती है। विलेयता से हमारा मतलब सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इनके क्वथनांक का क्या क्रम है। क्वथनांक, इनके क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। अगली बात हम इसमें देखेंगे कि अगर वो ध्रुवीय है कार्बोनिक समूह तो द्विध्रुव घूर्ण का क्या, द्विध्रुव की क्या पोजीशन है इसमें, जिसको हम अंग्रेजी में डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तीसरी चीज हम देख सकते हैं इसमें कि स्थायित्व क्या होता है, यानी कौन ज्यादा स्थायित्व होता है, किसका, स्टेबिलिटी। तो इस प्रकार से एक हीडिंग के क्रम में अगर ये देखा जाए तो इनके भौतिक गुणों को पूरी तरह से एक्सपोज किया जा सकता है। पहली चीज भौतिक अवस्था। अब फिजिकल स्टेट अगर देखा जाए, भौतिक अवस्था, तो यहाँ पर पहला सदस्य जो HCHO है, ये सामान्य ताप पर गैस है। सामान्य ताप पर क्या है, गैस है। यानी फॉर्मल्डिहाइड ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर गैसियस स्टेज में होता है। लेकिन जो इसका दूसरा सदस्य होता है एल्डिहाइड में CH3CHO, ये एक्चुअली कम क्वथनांक, मतलब उसका क्वथनांक कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट 21 डिग्री सेंटीग्रेड का एक द्रव है। लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव है। C8 से लेकर C13 तक, यानी लगभग 9 सदस्य, ये रंगहीन, कलरलेस होंगे, रंगहीन द्रव होते हैं, जबकि उच्च सदस्य ठोस होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होंगे। C8 से C13 तक के ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों का मामला है। एल्डिहाइड एवं कीटोन, मतलब ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें कार्बन 8 से लेकर कार्बन 13 तक होगा, वे क्या होंगे, रंगहीन द्रव होंगे। जबकि उच्च सदस्य माने कार्बन 13 से ज्यादा कार्बन रखने वाले एल्डिहाइड कीटोन किस स्टेज में होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। तो ये तो रही इनकी भौतिक अवस्था। इस पॉइंट को बहुत जानना जरूरी है कि फॉर्मल्डिहाइड एक्चुअली गैसियस फॉर्म में होती है। एसीटैल्डिहाइड लेस बॉइलिंग पॉइंट का एक लिक्विड होता है, जबकि C8 से C13 तक के जितने होते हैं वे भी रंगहीन द्रव होते हैं। जबकि हायर जो सदस्य होते हैं, हायर मेंबर इस सीरीज के, दे आर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म। तो इस प्रकार से फिजिकल स्टेट में ये बातें क्लियर होनी चाहिए। अब गंध की बात करें तो जो स्मेल की बात होती है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड तथा फॉर्मल्डिहाइड का मतलब SCHO और रुचिकर गंध होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होगी फॉर्मल्डिहाइड में। लेकिन C8 से लेकर C11 तक, C8 से लेकर C11 तक के एल्डिहाइड और कीटोन जो होंगे, एल्डिहाइड व कीटोन फलों जैसी मीठी सुगंध के होते हैं, फलों जैसी मीठी सुगंध वाले होते हैं, मीठी सुगंध वाले द्रव हैं। फ्रॉम C8 टू C11 तक,
जितने एल्डिहाइड कीटोन होंगे दे कंटेन फ्रूटी स्मेल, और इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है सुगंध के रूप में। सुगंध यानी इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर परफ्यूम्स के रूप में, परफ्यूम्स सुगंधित होते हैं, सुगंध के कारण इनको हम एज परफ्यूम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत स्पेशल पॉइंट आ जाता है विलेयता का। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी के लिए देखें, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी में जानना पड़ेगा कि कार्बन 5 या अधिक के एल्डिहाइड व कीटोन या तो वे अल्प विलेय होंगे या फिर अविलेय होंगे, अविलेय होते हैं। अगर किसी एल्डिहाइड में 5 कार्बन हो गया या मोर देन 5 कार्बन वाला हो गया, तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन या तो लीस्ट सॉल्युबल होंगे, पार्शियली सॉल्युबल होंगे वाटर में, या दे आर इनसॉल्युबल, कंप्लीटली इनसॉल्युबल हो सकते हैं, नहीं घुलेंगे पानी में। जबकि निम्नतर एल्डिहाइड जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अब ये जब रीजन पता लगाया गया कि आखिर लोअर जो एल्डिहाइड हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वे पानी में घुल जाते हैं, क्यों घुल जाते हैं? तो उसके पीछे एक रीजन समझ में आया। वो रीजन ये है कि CH2O मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, CH2O फार्मूला होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड जब कभी जल के संपर्क में आता है इस तरह से, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स अगर इस प्रकार से लिख दिए जाएं, CH2O इधर भी लिख दिया जाए, देखिए इस तरह से CH2O, यानी ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड चूंकि सबसे छोटी एल्डिहाइड है, और जब कभी यह देखा गया तो इसमें ये पाया गया कि इस पर आंशिक ऋण होता है, हाइड्रोजन पे आंशिक पॉजिटिव होता है, इस पर आंशिक ऋण है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होता है, तो परिणाम ये होगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड आवर लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में अगर घुलेंगे तो उसका एकमात्र कारण होगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का कहीं कहीं फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक चीज और इसमें देखी गई, वो ये पाई गई कि जो भी एल्डिहाइड हैं वो अगर कभी जल के संपर्क में आते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास RCH डबल बॉन्ड O, ये कोई एल्डिहाइड है, कोई एल्डिहाइड होगी। अब जब कभी ये जल के संपर्क में आएगी H2O के कांटेक्ट में, तो पहली चीज तो हाइड्रेट का निर्माण कर लेती है वो, और यही कारण है कि उसकी विलेयता का। हाइड्रेट का निर्माण कैसे करेगी? ये पाई बंद है और ये पाई बंद टूट जाएगा, 2 नए सिग्मा बंद बनते हैं, कई बार देखा गया, एक यहाँ और एक यहाँ। एक तरफ आप H जोड़ दो, दूसरी तरफ OH जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा RCH, इधर हो गया H, इधर हो गया O के पास OH आ गया, कहीं भी जा सकता है HOH, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब इस प्रकार से जब ये कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पर O और H होने के कारण यहाँ तो देखिए जल का ऑक्सीजन वाला पोल आ जाएगा, ये आंशिक ऋण आंशिक धन, इस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। इसी प्रकार से यहाँ भी जल का एक अणु अगर यहाँ आ गया तो इस प्रकार से इस पर आंशिक ऋण, इस पर आंशिक धन, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी हो जाती है। इसको कहते हैं हाइड्रेट का निर्माण करना, हाइड्रेट का निर्माण करना। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट आवर एल्डिहाइड विल बी सॉल्युबल इन वाटर।
एक रीजन ये भी होता है कि किस तरह से हम कहेंगे कि एल्डिहाइड अगर वाटर में डिजॉल्व है तो उसका एकमात्र कारण है कि हाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जल हाइड्रेट का बनना ही विलेयता का मुख्य कारण है। तो इस प्रकार से एक पॉइंट ये विलेयता का कंफर्म हुआ। विलेयता के बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक से हमारा मतलब कि वह टेम्परेचर जिस पर वो एल्डिहाइड और कीटोन बॉयल होने लगते हैं, उबलते हैं, वही क्वथनांक होता है। क्वथनांक में एक रीजन दिया जाता है कि चूंकि एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में ये कार्बोनिल ग्रुप होता है और कार्बोनिल ग्रुप जानते हैं कि ये ध्रुवीय हो जाता है। अब ध्रुवीय हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर ऋण और इस पर धन। इस प्रकार से अगला भी जब होगा तो अगले में भी ये कंडीशन होगी, डबल बॉन्ड O, इस पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम की ओर डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे। ये हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, ये हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव, यहाँ हो गया पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ हो गया पार्शियली नेगेटिव। इसको कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। ये देखिए इस प्रकार से ये माइनस और प्लस वाला, इसी को बोला जाता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इसको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोला जाता है। तो एक तो विशेष चीज एल्डिहाइड और कीटोन में ये होती है कि इसमें कहीं कहीं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। और इस प्रकार से अगर ये आकर्षण होता है तो इसमें अंतर अणुक संगुणन हो जाता है, अंतर अणुक संगुणन हो जाएगा, अंतर अणुक संगुणन, जिसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन कब होगा? जब द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण होगा कार्बोनिल ग्रुप के बीच में। तो परिणाम ये होगा कि जो क्वथनांक एल्डिहाइड और कीटोन का होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग एल्केन जो होते हैं, जो अध्रुवीय हैं, नॉन पोलर नेचर हैं, उनसे कहीं ज़्यादा होगा। एल्डिहाइड और कीटोन का जो क्वथनांक है वह संबंधित एल्केन से कहीं ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण के कारण अंतर अणु संगुणन हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो जाएगा इनके बीच में। अब इसमें अगर देखा जाए इस तरह से तो क्वथनांक का जो क्रम लिखा जाए अगर इनका, तो क्वथनांक का सही क्रम ये होगा कि ये CHO का क्वथनांक कम होगा CH3CHO से, इसका कम होगा C3H7 CHO से। क्वथनांक का सही क्रम अगर एल्डिहाइड लिया जाए तो एक समजातीय श्रेणी का जो क्वथनांक का क्रम होगा ये होगा, यानी बढ़ता हुआ क्रम। इसी प्रकार से अगर हम एसीटोन लेते हैं तो CH3CO CH3 का कम होगा CH3CO CH2 CH3 से, और इसका कम होगा CH3CO CH3 CH2 CO CH2 CH3 से। अब अगर एक समजातीय की बात की जाए, ये समजातीय श्रेणी सीरीज है, ये एल्डिहाइड की है, ये कीटोन की है, तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ता गया, जैसे जैसे ये अणुभार बढ़ रहा है मॉलिक्यूलर वेट, तो ड्यू टू इंक्रीजिंग इन मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो याद रखें कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ, एक पॉइंट याद रखें कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ जाते हैं, क्वथनांक बढ़ जाते हैं, क्वथनांक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम कि समावयवी अगर कोई है, जैसे CH3 CH2 CHO, और या इसमें हम ये ले लें CH3 CH CHO, या अगर यहाँ ये देखा जाए कि CH3 CHO, इसमें कार्बन की संख्या 2 2 4 5, इसमें भी
इसमें भी हम 5 कर दें, CH2 करके आगे CHO कर दें। अभी भी 4 हैं तो एक CH2 और लगा दिया जाए, CH2 CHO कर दिया जाए, यानी कार्बन की संख्या हमें 5 करनी होगी। यहाँ पर भी हम 5 कर लें, CH3 के बाद यहाँ भी 5 कर लिया जाए। इस 5 करने से क्या मतलब, 5 करने से मतलब ये हुआ कि इनको हमने समावयवी बना दिया। इस प्रकार से अगर ये समावयवी हैं तीनों तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, इसका क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, यानी कुल मिला करके इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ शाखाएं बढ़ गई। देखिए एक शाखा ये बढ़ गई और यहाँ पर 2 शाखाएं बढ़ गई। तो याद रखें कि पार्श्व श्रृंखला बढ़ने से समावयवियों के क्वथनांक बढ़ जाते हैं, क्वथनांक घट जाएंगे। ये उल्टा हो गया, क्वथनांक घट जाएंगे, ज़्यादा होगा और ये इससे ज़्यादा होगा और ये सबसे कम होगा। तो यहाँ पर क्वथनांक घट जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर साइड चेन बढ़ती गई तो समावयवियों के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो क्या होंगे, घट जाएंगे। लेकिन अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक हमेशा बढ़ेगा। एक समजातीय श्रेणी का मामला है और जबकि ये समावयवियों का मामला है। ये सभी आपस में मैंने कार्बन की संख्या इसीलिए बराबर कर दी ताकि इनको हम समावयवी बना सकें। यहाँ पर हर जगह देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, हर जगह कार्बन की संख्या बराबर। इसका मतलब ये आपस में आइसोमर होगा, समावयवी है। तो याद रखिएगा अगर कोई समावयवी में आपको जानना है तो आप ये देखिए कि जहाँ साइड चेन बढ़ रही होगी इसका मतलब उसका क्वथनांक कम होगा, इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा इससे, और सबसे कम क्वथनांक होगा इसका, क्योंकि इसमें शाखा की संख्या, साइड चेन की संख्या ज़्यादा है। इसके बाद एक बात हम करते हैं आगे, एक चीज़ और कि अगर क्वथनांक पर ही हम चल रहे हैं तो क्वथनांक में कन्फर्म है कि CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH3, ये तो हम जानते हैं कि एसीटोन है, एसीटोन होगा। एसीटोन का कुछ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किससे, समावयवी एल्डिहाइड से, जैसे इससे। अब ये है प्रोपेनाइलडिहाइड, प्रोपेनाइलडिहाइड होगी। अब अगर ये पूछा जाए कि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट का क्रम है, क्वथनांक का क्रम है, ये क्यों है, क्वथनांक का सही क्रम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है प्रोपेनाइलडिहाइड से। क्यों ऐसा है, कारण इसलिए है कि यहाँ पर 2 एल्किल समूह हैं, देखिए, और दोनों में प्लसाई प्रभाव होता है। तो प्लसाई प्रभाव के कारण क्या करेंगे कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन में सहयोग कर देंगे, यानी ऑक्सीजन को ऋणात्मक होना चाहिए तो ऑक्सीजन को ऋणात्मक कर देंगे। जबकि यहाँ पर देखिए केवल एथिल ग्रुप है और एक ग्रुप में प्लसाई प्रभाव तो है लेकिन प्लसाई प्रभाव इसकी तुलना में कम है, कारण कि यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप है एसीटोन में, इसलिए प्लसाई प्रभाव ज़्यादा होगा। इसमें एक ही ग्रुप है एथिल ग्रुप, इसलिए प्लसाई प्रभाव कम होगा। तो यहाँ क्वथनांक का जो क्रम होगा कि आप ये कह सकते हैं कि एसीटोन का जो क्वथनांक होगा वो ज़्यादा होगा प्रोपेनाइलडिहाइड की तुलना में। एक चीज़ इसमें आता है द्विध्रुव आघूर्ण की बात, डाइपोल मोमेंट की बात। तो चूंकि इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है एसीटोन का, ये होता है 2.880, ये इसका डाइपोल मोमेंट होता है। अब प्रोपेनाइलडिहाइड का जो डाइपोल मोमेंट है वो 2.750 डीवाई होता है। डाइपोल मोमेंट को डीवाई से में मेजर करते हैं तो ये द्विध्रुव आघूर्ण जो है एसीटोन का इतना होता है और प्रोपेनाइलडिहाइड का द्विध्रुव आघूर्ण इतना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जिसका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। अब द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा क्यों हुआ, अगर ज़्यादा मान लीजिए है भी तो इसका मतलब है अस्थायित्व का क्रम भी यही होगा, अस्थायित्व का क्रम यही होगा।
जिसका द्विध्रुवाग गुण ज़्यादा हो उसका स्थायित्व भी ज़्यादा होता है। स्थायित्व का क्रम क्या होगा, यहाँ पर एसीटोन जो है वो ज़्यादा स्थायी होगा किससे, प्रोपेनॉल्डिहाइड से। प्रोपेनॉल्डिहाइड से वो ज़्यादा स्थायी होगा। अब ज़्यादा स्थायी का मतलब ये हुआ कि अगर ये हाईली स्टेबल होगा एसीटोन तो इसका मतलब क्रियाशीलता कम होगी। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होंगे, एल्डिहाइड, उसके बाद तब कीटोन होंगे। कारण कि स्थायित्व का जो क्रम है वह टोटल क्वथनांक के इनके सही क्रम के बराबर होता है। तो जो इस प्रकार से अगर एसीटोन जो है आपका क्वथनांक इसका ज़्यादा है, और क्वथनांक ज़्यादा होने का कारण क्या है कि डायपोल मोमेंट का ज़्यादा होना, द्विध्रुवाग गुण का ज़्यादा होना। इसका द्विध्रुवाग गुण एसीटोन का 2.880 डीवाई पाया गया एक्सपेरिमेंटली, और प्रोपेनॉल्डिहाइड का द्विध्रुवाग गुण पाया गया 2.750 डीवाई। तो इस प्रकार से जिसका द्विध्रुवाग गुण ज़्यादा होगा वो अस्थायी भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब एसीटोन ज़्यादा स्थायी है प्रोपेनॉल्डिहाइड से।